और अब आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा के एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे थे, जिसको लेकर इलाके में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम थे। लेकिन जगदीप धनखड़ की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी ही गायब मिले। कोई एक दो नहीं, बल्कि कुल 15 पुलिसकर्मी गैर हाजिर थे। तो क्या है उपराष्ट्रपति की सुरक्षा में चूक का यह पूरा मामला, इसी पर रिपोर्ट देखिए। एक बार जोरदार तालियां माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के लिए। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में वाटर वीक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका समापन शनिवार को हुआ। इस कार्यक्रम के समापन समारोह में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शिरकत करने पहुंचे थे। सुरक्षा व्यवस्था को पूरे तरीके से चाक चौबंद किया गया था, लेकिन इस बीच सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली जब 15 पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर मिले। ग्रेटर नोएडा के डीसीपी अभिषेक वर्मा ने उपराष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की जांच की, तो इसमें 2 थाना प्रभारी, 1 आईटी सेल में पोस्टेड निरीक्षक, 1 उप निरीक्षक, महिला उप निरीक्षक, 6 हेड कांस्टेबल, 4 महिला कांस्टेबल गैर हाजिर पाए गए। सभी पुलिसकर्मी तय समय सीमा से बहुत लेट अपनी ड्यूटी पर पहुंचे थे। सभी 15 पुलिसकर्मियों को आगे से ऐसा न करने की चेतावनी देकर हिदायत दे दी गई है। इन सभी की गैर हाजिरी दर्ज की गई है। उपराष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर ग्रेटर नोएडा पुलिस के आला अधिकारियों की ओर से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। इंडिया एक्सपो मार्च के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। इस मौके पर ग्रेटर नोएडा के डीसीपी अभिषेक वर्मा और एडिशनल डीसीपी विशाल पांडे सुरक्षा को लेकर खुद मॉनिटरिंग करते रहे। इस दौरान जब डीसीपी अभिषेक वर्मा ने पुलिस फोर्स का निरीक्षण किया तो पाया कि कुछ पुलिसकर्मी समय पर ड्यूटी पर नहीं पहुंचे थे। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित किए गए वाटर वीक कार्यक्रम का उद्घाटन देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। समारोह के समापन के दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए थे, जहां सुरक्षा चूक से जुड़ा ये चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब आगे बढ़ते हैं। ताजमहल को कौन नहीं जानता, दूर दूर से लोग पहुंचते हैं उसके दीदार करने के लिए। वहां की अनूठी प्रेम कहानी के बारे में भी कौन नहीं जानता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल से भी कई दशकों पुराना एक ऐसा मंदिर है जिसके पीछे की प्रेम कहानी सबसे अलग है, सबसे अनूठी है। ये मंदिर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर सिरपुर में है। ये मंदिर नारी के मौन प्रेम और समर्पण का जीवंत उदाहरण है। तो कैसा है ये मंदिर, क्या है इसकी पूरी कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रेम के प्रतीक के रूप में आगरा के ताजमहल की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। ताजमहल को निहारने दुनिया भर के देशों से पर्यटक उत्तर प्रदेश के आगरा पहुंचते हैं। ताजमहल को अपने कैमरे में कैद करते हैं और वापस लौट जाते हैं। लेकिन आज हम आपको ऐसे प्रेम के प्रतीक से रूबरू कराने जा रहे हैं जो ताजमहल से भी 1100 साल पहले बनाया गया था, जिसकी बनावट को देखने देश के अलग अलग राज्यों से लोग पहुंचते हैं। ये अनूठा प्रेम स्मारक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर सिरपुर में हजारों साल बाद भी शान से खड़ा है। महासमुंद जिले में स्थित सिरपुर को प्राचीन काल में श्रीपुर कहा जाता था। पौराणिक भूमि श्रीपुर में कई ऐसे देव स्थानों के अंश मिलते हैं जो सदियों पुराने माने जाते हैं। इन्हीं देव स्थानों में से एक है सिरपुर का ये लक्ष्मण मंदिर। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर की कहानी जितनी पौराणिक है, उतनी ही दिलचस्प और अनूठी भी है।
कहा जाता है कि 600 ईसा पूर्व में मगध नरेश सूर्यवर्मा की विजय पताका चारों तरफ फहरा रही थी। उनकी राजकुमारी वास्टा के सौंदर्य कीर्ति भी दूर दूर तक फैली हुई थी। कई प्रतापी राजकुमार वास्टा से विवाह के इच्छुक थे, लेकिन मगध नरेश सूर्यवर्मा दक्षिण कौशल के राजा हर्षगुप्त से राजकुमारी का विवाह करना चाहते थे। मैं समझता हूँ ईंटों का मंदिर भारत में सबसे पुराना यही होगा। एक और बड़ी कहानी ये है कि ताजमहल जो है वो बहुत सालों बाद, करीब करीब 1000 साल बाद बना। ताजमहल में भी के पीछे प्रेम कहानी थी कि शाहजहां ने मुमताज़ के लिए बनाया था। एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया, उसमें पूरा सिरपुर ज़मीन दोज हो गया और बाद में वो अब उत्खनन से और भी जगह निकलती आ रही है। पर लक्ष्मण मंदिर जो प्रेम की निशानी है वो आज भी करीब करीब 1400-1500 सालों से आज भी खड़ा है और अपनी प्रेम की निशानी वो पूरी दुनिया के सामने प्रकट कर रहा है। विवाह की कहानी आगे बढ़ी, लेकिन दोनों की पूजा पद्धति और रीति रिवाज विवाह में अड़चने बनने लगे, क्योंकि मगध राजा वैष्णव थे और हर्षगुप्त शैव। मगध राजा परेशान हुए तो उन्होंने अपनी परेशानी राजकुमारी वास्टा के सामने रख दी। वास्टा ने कहा, पिताजी आप चाहे वैष्णव कुल में मुझे ब्याहे या शैव कुल में, मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि आपकी ये पुत्री कभी आपका मस्तक झुकने नहीं देगी। धूमधाम से मगध की राजकुमारी का विवाह दक्षिण कौशल के शैव धर्मावलंबी त्रिपुर के राजा हर्षगुप्त से हो जाता है और यहीं से शुरू होती है दोनों की दिलचस्प प्रेम कहानी। राजकुमारी वास्टा शिवपुर की रानी बनकर हर्षगुप्त के जीवन को गुलजार कर देती है, लेकिन ईश्वर को शायद कुछ और ही मंजूर था। विवाह के कुछ समय बाद ही राजा हर्षगुप्त दुनिया को छोड़ देते हैं। राजकुमारी वास्टा पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर्षगुप्त की यादों को अमर करने के लिए रानी वास्टा ने राजा हर्षगुप्त की याद में अगाध प्रेम के प्रतीक इस लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया। मगध की राजकुमारी थी रानी वास्टा और श्रीपुर के राजकुमार थे हर्षगुप्त। जब दोनों का विवाह हुआ तो बड़ी असमंजस की स्थिति थी, क्योंकि रानी वास्टा वैष्णव थी और हर्षगुप्त का राजवंश शैव था। लेकिन जब दोनों का विवाह हुआ तो उनके प्रेम की परवान बेल चढ़ी। राजा हर्षगुप्त जब नहीं रहे तो रानी वास्टा ने उनकी याद में निर्माण कराया लक्ष्मण मंदिर का। ताजमहल के भी 1100 वर्ष पूर्व प्रेम का ये प्रतीक लक्ष्मण मंदिर, जो कि मूलतः विष्णु मंदिर है, कई शताब्दियों से ऐसे ही खड़ा है। बताते हैं जानकार कि बाढ़ भी इस इलाके में आई, भूकंप भी आया, लेकिन ये जो मंदिर है ये इतना अच्छा इसकी जुड़ाई हुई थी कि ये आज भी वैसे ही अपने स्वरूप में खड़ा हुआ है और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सदियां बीतने के बाद भी लक्ष्मण स्मारक वैसे ही पूरे वैभव के साथ खड़ा है जैसे कि अपने निर्माण के वक्त था। रानी वास्टा की अमर प्रेम की गाथा को सुनने लक्ष्मण मंदिर में हजारों लोग आते हैं। वो इसका इतिहास जो है लगभग 1400 साल पहले का बताया जाता है। तो कल्पना कीजिए कि ये कैसे 14 सदियों से ये ऐसे ही अपने मूल अवस्था में खड़ा हुआ है। ये अभी के मास्टर जो इंजीनियर है, वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, उन के लिए अभी तक पहेली बना हुआ है। पुरातत्व विभाग के जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी, बार बार हमें ये बताते हैं कि ये मंदिर जो है एक विशेष प्रकार के मिट्टी के ईंट से बना हुआ है, जो कि बहुत ही इंटैक्ट है। और ये जो मंदिर है, ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार ये बेसिकली विष्णु टेम्पल के रूप में विष्णु टेम्पल बताया जाता है। कहा जाता है कि प्रेम अमर और अजर होता है, लेकिन चंद प्रेम कहानियां ही ऐसी होती हैं जिन्हें सदियों तक याद रखा जाता है। रानी वास्टा और राजा हर्षगुप्त की कहानी भी
इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है। आप अगर लक्ष्मण मंदिर में जाएंगे तो आपको दक्षिण कौशल की शैव और मगध की वैष्णव संस्कृति का अनूठा मिश्रण भी स्पष्ट नजर आएगा। इतिहास में दर्ज कई विनाशकारी आपदाओं को झेलने वाला लक्ष्मण मंदिर भारत का पहला लाल ईंटों से बना मंदिर है। साथ ही प्रेम की निशानी छत्तीसगढ़ के इस मंदिर को नारी के मौन प्रेम का साक्षी भी माना जाता है। 12वीं शताब्दी में भयानक भूकंप के झटके में पूरा श्रीपुर जमींदोज हो गया था। इसके पास में बना राम मंदिर पूरी तरह ध्वस्त हो गया, लेकिन त्रासदी में भी लक्ष्मण मंदिर अनूठे प्रेम का प्रतीक बनकर खड़ा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी करने के साथ ही लोगों से पार्टी की जीत सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि उनकी पार्टी ने हिमाचल में अपने चुनावी वादे तो पूरे किए ही, उससे बढ़कर भी काम किया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने भी जीत की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता ने इस बार राजनीतिक परंपरा को तोड़ देने का मन बना लिया है। भारत माता की। विकास के दृष्टि से एक नए आयाम को हम लोगों ने स्थापित किया। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में वापसी करने के लिए पूरा जोर लगा दिया है, चाहे वो पार्टी का संकल्प पत्र हो या फिर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की रैलियों में भाषणों के तेवर। ऐसा जान पड़ता है कि बीजेपी हिमाचल में हर बार सरकार बदल देने की राजनीतिक परंपरा को तोड़ देने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है। हिमाचल के नगरोटा में अमित शाह खूब गरजे। एक और जहां उन्होंने कांग्रेस की आलोचना की, वहीं बीजेपी सरकार की उपलब्धियों का बखान भी किया। उन्होंने दावा किया कि हिमाचल प्रदेश में इस बार हर 5 साल पर सरकार बदल देने की राजनीतिक परंपरा ध्वस्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 5 साल में हिमाचल में तेजी से विकास हुआ है और लोगों का बीजेपी पर भरोसा बढ़ा है। कि यहाँ एक रिवाज है कि एक बार कांग्रेस आती है, दूसरी बार भाजपा आती है, एक बार भाजपा आती है, दूसरी बार कांग्रेस आती है। अरे कांग्रेस वालों, जरा उत्तराखंड जाकर देखो, यूपी जाकर देखो, आसाम जाकर देखो, मणिपुर जाकर देखो, रिवाज बदल गया है। एक बार भाजपा आती है तो बार बार भाजपा आती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भी सुर कुछ इसी तरह है। हिमाचल का संकल्प पत्र जारी करते हुए उन्होंने दावा किया कि हिमाचल में बीजेपी की सरकार ने चुनावी वादे तो पूरे किए ही, वो काम भी किए जिसका उनकी पार्टी ने कोई दावा नहीं किया था। उन्होंने ऐसी कई योजनाओं के नाम भी गिनाए। बहुत सी बातें ऐसी थीं जो हमने कही थी और बहुत सी बातें ऐसी भी थीं जो हमने नहीं कही थी। अगर हम एम्पावरमेंट की बात करें तो हमारे ध्यान में आता है कि गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हमने कहा नहीं था कि हम लोगों को 2 वक्त की रोटी की मुयस्सर करेंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में लगभग 28 लाख लोगों परिवारों को हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ जोड़ा। अगर हम बात करें स्वच्छ भारत की तो हमारे ध्यान में आता है कि लगभग 1-2 लाख परिवारों को हमने स्वच्छता के साथ जोड़ा, इज्जत घर देने का प्रयास हुआ। अगर हम बात करें आवास योजना की तो मैं बार बार कहता हूं, कल प्रधानमंत्री जी ने भी आंकड़े बता करके बताए थे आपके सामने। आज हम हजारों की संख्या में प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को पक्के घर दे रहे हैं। यही नहीं, बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को जमकर कोसा। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस को अब कोई सीरियसली नहीं लेता क्योंकि कांग्रेस सिर्फ चुनाव के समय ही दिखती है। हालांकि ग्राउंड रिपोर्ट से पता चलता है कि घाटी में बीजेपी के दावे के उलट इस बार कांटे की टक्कर है। यही नहीं, प्रदेश में इस बार कांग्रेस और बीजेपी के लिए जीत के 50-50 चांस है। ऐसे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बीजेपी की फिर से सरकार बन भी सकती है और कांग्रेस नेताओं सहित प्रियंका गांधी वाड्रा की मेहनत भी रंग ला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
गुजरात का रण सज चुका है। रणनीतिकारों में राजस्थान के दिग्गज भी शुमार हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने चुनावी राज्यों को फतेह करने के लिए राजस्थान के नेताओं पर भरोसा जताया है। पिछले गुजरात चुनावों में कांग्रेस को जीत नहीं मिली थी, लेकिन गहलोत मॉडल सिर चढ़कर बोला था। गुजरात में गहलोत के सारथी के तौर पर डॉक्टर रघु शर्मा दिखेंगे, तो बीजेपी ने राजस्थान के प्रमुख दिग्गजों को भी टास्क सौंप रखे। राजस्थान के नेताओं के कूटनीतिक कौशल का देश के प्रमुख सियासी दल लोहा मानते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में राजस्थान के दिग्गज अपने सियासी चातुर्य का जलवा बिखेरने के लिए चुनावी इलाकों में उतर गए हैं। कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर पिछले 27 सालों से भूमिका निभा रही है। इस बार कांग्रेस को बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी से भी मुकाबला करना है। गुजरात चुनाव में मुख्यमंत्री गहलोत की बात करें तो देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस के अग्रिम पंक्ति के बड़े चेहरे हैं। गांधी परिवार के भरोसेमंद और सबसे ज्यादा विश्वास पात्र भी हैं। 2017 के गुजरात चुनाव में सियासी चातुर्य का जलवा बिखेरा था। गहलोत का गुजरात मॉडल चर्चा में रहा था। गहलोत ओबीसी वर्ग के देश के बड़े नेता हैं और कूटनीति दक्षता में माहिर हैं। सोशल इंजीनियरिंग के मास्टरमाइंड और कई राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं। राजनीतिक जोड़तोड़ में माहिर गहलोत को मारवाड़ का गांधी भी कहा जाता है। गुजरात को गांधी की धरती कहा जाता है। गांधी और खादी के मूल्यों के प्रति समर्पित देश के चुनिंदा नेताओं में से एक है। दक्षिणी राजस्थान से गुजरात सटा है और बड़ी तादाद में राजस्थानी प्रवासी गुजरात में निवास करते हैं। गहलोत का प्रवासियों पर प्रभाव किसी से छिपा नहीं है। गुजरात कांग्रेस के प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा को पहली बार किसी राज्य की पूरी तरह कमान मिली है। हालांकि चुनाव लड़ने और लड़ाने में शर्मा माहिर रहे हैं। यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से लेकर कई पदों पर रह चुके हैं। रघु शर्मा गहलोत सरकार में चिकित्सा मंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस आलाकमान ने रघु शर्मा को बड़ी और चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी दी है। कोरोना मैनेजमेंट के लिए राजस्थान में चर्चित थे। रघु शर्मा ने गांधी परिवार के चुनावी क्षेत्रों अमेठी, रायबरेली और सुल्तानपुर में भी काम किया था। राजस्थान के कूटनीतिक चेहरे भी साम, दाम, दंड और भेद के सियासी सिद्धांतों को अपनाकर ही अपनी पार्टी में आगे बढ़े हैं। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि राजस्थान के जिन दिग्गजों को आलाकमान ने जिम्मेदारी सौंपी है, वो अपनी छाप छोड़ कर आएंगे। योगेश शर्मा, भारत 24 न्यूज। तो राजनीतिक मैच में तो बाजी मारने की तैयारियां हो रही हैं और उधर टीम इंडिया ने सुपर 12 के आखिरी मुकाबले में जिम्बाब्वे को 71 रन से हराकर ग्रुप 1 में पहला स्थान हासिल किया। इसके साथ ही उसके सेमीफाइनल में तारीख और जगह तय हो गई। अब एडिलेड में गुरुवार को दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड की टक्कर होगी। जिम्बाब्वे से मुकाबले से कुछ घंटे पहले ही भारत T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुका था। ऐसा साउथ अफ्रीका के नीदरलैंड्स के हाथों उलटफेर का शिकार होने की वजह से हुआ और मैच शुरू होने से ठीक पहले ये भी पता चल गया कि भारत के साथ ग्रुप 2 से सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली दूसरी टीम पाकिस्तान की होगी। ऐसे में टीम इंडिया का टारगेट अपने ग्रुप में टॉप पर रहते हुए पाकिस्तान को दूसरे नंबर पर धकेलना हो गया और इस टारगेट को हासिल करने में भारतीय टीम ने कोई कसर नहीं छोड़ी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 186 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। सेमीफाइनल से पहले अपने बल्लेबाजों को आजमाने का उसका फैसला सही साबित हुआ। हालांकि कप्तान रोहित शर्मा एक बार फिर बड़ा स्कोर नहीं कर पाए, जिनके बल्ले से 15 रन ही निकल सके। प्लेइंग 11 में शामिल किए गए ऋषभ पंत भी मौके का फायदा नहीं उठा पाए और 3 रन बनाकर चलते बने। लेकिन लोकेश राहुल और सूर्य कुमार यादव की अर्धशतकीय पारियों की मदद से भारत ने जिम्बाब्वे के सामने 187 रन का लक्ष्य रख दिया। जवाब में जिम्बाब्वे की शुरुआत काफी खराब रही। 2 रन पर उसके 2 विकेट गिर चुके थे और 32 रन तक आधी टीम वापस लौट चुकी थी। सिकंदर रजा और रियान बर्ल ने 34 और 35 रन की पारी खेलकर जिम्बाब्वे को थोड़ा सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया, लेकिन उनके जाने के बाद टीम ज्यादा देर तक संघर्ष नहीं कर सकी और 18वें ओवर में 115 रन पर उसकी पारी सिमट गई। इस तरह भारत को 71 रन की बड़ी जीत हासिल हुई। अश्विन ने 3 जबकि शमी और हार्दिक पांड्या ने 2-2 विकेट लिए। भुवनेश्वर, अर्शदीप और अक्षर पटेल को 1-1 विकेट मिला। जिम्बाब्वे के साथ मुकाबले में रोहित की सेना ने दिखा दिया कि आखिर उसे खिताब का सबसे मजबूत दावेदार क्यों कहा जा रहा है।
भारत की इस बड़ी जीत के साथ ही इंग्लैंड की टीम दबाव में आ गई होगी, जिसने बेहतर रन रेट के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर ग्रुप 1 से दूसरे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच ये सेमीफाइनल मुकाबला एडिलेड में 10 नवंबर को खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और T20 वर्ल्ड कप के आखिरी सुपर 12 मैच में टीम इंडिया की जिम्बाब्वे पर बड़ी जीत से भारतीय फैंस काफी खुश हैं। मेलबर्न में MCG ग्राउंड के बाहर बड़ी संख्या में फैंस जीत का जश्न मनाते दिखे। इसी स्टेडियम में भारत जिम्बाब्वे मुकाबला खेला गया था। फैंस को अब न सिर्फ भारत के सेमीफाइनल में जीत की उम्मीद है, बल्कि ट्रॉफी पर कब्जे का भी पूरा भरोसा है। इंडिया से वर्ल्ड कप देखने के लिए आया हूँ और आज इंडिया ने मेलबोर्न में तिरंगा लहराया है। वर्ल्ड कप में भी तिरंगा लहराएंगे। हम लोग वर्ल्ड कप लेके जाएंगे विथ इंडिया, साथ में सब लोग। वे इंडिया, वी लव इंडिया, चक दे इंडिया। किशन अग्रवाल, कानपुर, यूपी। I came all the way from Delhi and we watched the India-Pakistan match also and this match also, and Surya Kumar played an extraordinary knock and India will win the final. Charanjit Rana. How happy you are after India's Very happy, sir. Very happy. India's played. India's done a tremendous job. बहुत बढ़िया खेला है उन्होंने और शुरू से लेके अब तक बहुत बढ़िया एफर्ट दिखाया है। Like they have shown the commitment that they want to win. You know, that's what they did. My name is Sudeshna Sinha and I'm from Melbourne here. हम लोग यहाँ पे आए हैं पूरा फैमिली इंडिया को चेयर करने के लिए and we just love Virat and so we always cheer for Chak De India and Virat will do his miracle. महाराष्ट्र के बीड में कुटे समूह के नए उत्पाद तिरुमला गोल्ड को अर्चना कुटे, कुटे समूह के निदेशक सुरेश कुटे और आर्यन कुटे सहित गणमान्य लोगों की उपस्थिति में लॉन्च किया गया। कुटे ग्रुप ने कम समय में एक बड़ी छलांग लगाई है और भारत के सभी राज्यों में तिरुमला नाम से तेल उत्पादों को लॉन्च किया है। आज द कुटे ग्रुप ने तिरुमला गोल्ड नाम से एडिबल ऑयल लॉन्च किया है, जो स्पेशली साउथ के लिए लॉन्च किया है, जिसकी क्वालिटी प्रॉपर मेंटेन की है और उनकी ब्रांड एम्बेसडर हमने तमन्ना भाटिया मैडम ली है और इसके वजह से साउथ में गोल्ड नाम से ज़्यादा डिमांड है एडिबल के लिए, इसीलिए हमने गोल्ड नाम डाल के तिरुमला गोल्ड नाम का प्रोडक्ट आज लॉन्च किया है। इसकी में क्वालिटी का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, जो हमारी एडिबल ऑयल की क्वालिटी है वही हमने गोल्ड के लिए दी है।